Hello बच्चों, let's read the question. It says why cannot two independent monochromatic source produce sustained interference patterns? Deduce with the help of Young's arrangement to produce interference pattern and expression for fringe width. Second part is if one of the two identical slits producing interference in the Young's experiment is covered with glass, so that the light intensity passing through it reduced to 50%, find the ratio of the maximum to minimum intensity in the fringe in the interference pattern. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो की कॉन्सेप्ट हियर इज इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले तो इंटरफेरेंस जो है सुपरपोजिशन है टू वेव्स का, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इस केस में क्या होता है कि दो वेव्स अलग अलग वेवलेंथ की पॉसिबल है, लेकिन कोहेरेंट वेव्स कंसीडर की जाती है। कोहेरेंट वेव सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होती है, जिनमें सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव होती है वो या तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो सकती है या तो मिनिमम हो सकती है, और नहीं तो सेम वेव शेप की हो सकती है। जैसे कि दोनों वेव्स की इंटेंसिटी उस इंटेंसिटी की भी हो सकती है और मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो ये जो केस है इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस जो हैं सस्टेन्ड पैटर्न क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस केस में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए जो लाइट सोर्स होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट जिनका मतलब है कि कंटिन्यूअस लाइट इमिट करें, जिनकी सेम वेवलेंथ हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो और फेज भी सेम हो या कांस्टेंट हो। तो जो कोहेरेंट वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फाई यहाँ डिनोट करता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो जो दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट नहीं होंगी, इस वजह से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कोहेरेंट वेव्स का होना बहुत जरूरी है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमें बताना है यंग्स अरेंजमेंट की हेल्प से इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसका जो सेटअप है वो ऐसा है कि ये लाइट सोर्स है, लेट्स से एस है, और कुछ इससे थोड़ी दूरी पर एक स्क्रीन लगी है जिसमें दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है D, और इस सोर्स से लाइट आ रही है और इन दोनों स्लिट्स से पास होते हुए स्क्रीन पर इंटरफेयर हो रही है और इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है O, और ये पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, तो S1 से P तक लाइट जो आएगी और S2 से P तक जो लाइट आएगी वो उन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रही है। हम देख सकते हैं S1P जो है वो लेस है S2P से। तो ये पाथ डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। दिस विल लीड टू फेज डिफरेंस। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी अगर हम ऑब्जर्व करें कि S1 और S2 स्लिट से आने वाली लाइट अगर O पर पड़ती है तो O जो है वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है, तो वहां पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। और एट पॉइंट O S1O जो होगा वो S2O के इक्वल होगा। यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन पॉइंट P पे हमें पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा। S1P
और S2P minus S1P is the path difference. ठीक है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है स्लिट से स्क्रीन तक का ये D है, ये स्क्रीन है। ठीक है, तो अब S2P और S1P कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से ये ट्रायंगल है और ये जो डिस्टेंस है ये x है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल S2OP में अगर हम देखें और S2P कैलकुलेट करें तो S2P स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, OP स्क्वायर प्लस S2O स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस S2O स्क्वायर। OP जो है यहाँ पे क्या है, OP जो है ये जो डिस्टेंस है ये है x स्क्वायर। एक्चुअली ये जो O पॉइंट है थोड़ा सा शिफ्टेड होगा ऊपर की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये जो O पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्टेड है, तो हम O पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इनके सेंटर में। ये O है, ठीक है। तो S1OP हम ट्रायंगल देख रहे हैं और लेट्स से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है A। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम जो ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं वो S2OP मत लीजिए, हम जो ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है S2। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, S2PA, S2PA। तो हम ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इन S2PA, इन ट्रायंगल S2PA, S2P का होल स्क्वायर कितना होगा, PA स्क्वायर प्लस S2A स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस S2A का होल स्क्वायर। तो जो PA है ये क्या है, x, ये जो डिस्टेंस है O सेंटर से, अभी सेंटर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर ही बनाना था, S1 S2 के बीच में सेंटर लाया करेगा, तो O से P तक का डिस्टेंस x होगा। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा D/2। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जो डिस्टेंस है ये है D/2, ये टोटल डिस्टेंस ये है और ये इसका आधा A/2। ठीक है, तो PA कितना है, PA इज x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, x प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस S2A जो है वो है D स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर ये बनेगा, तो S2P कितना होगा, D कॉमन ले लेते हैं, रूट 1 प्लस x प्लस D/2 डिवाइडेड बाई D का होल स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से S1P स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल S1P, ट्रायंगल S1P। लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है ये है B, तो ये ट्रायंगल देखते हैं। जो हमने ये जो B डिस्टेंस लिया है ये S1 की स्ट्रेट सीध में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल S1PB, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, S1P स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो इस केस में S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये PB जो डिस्टेंस है, PB डिस्टेंस कितना है, x माइनस D/2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो D कॉमन ले लेंगे, रूट 1 प्लस x माइनस D/2
डिवाइडेड बाय डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा S1P। अब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P, जो कि कितना होगा, b कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, रूट 1 प्लस एक्स प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाई डी का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करें तो S2P माइनस S1P इक्वल टू डी, रूट क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 1 बाई 2 एक्स प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 एक्स माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 बाई 2, कॉमन ले लेते हैं और डी भी कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई 2 डी स्क्वायर, 1 बाई 2 डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, डी बाई 2 आएगा यहाँ, स्मॉल डी बाई 2। ठीक है, तो 1/2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x डी बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x डी बाई 2। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, 2x इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल डी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली डी बार था जो हमने मिस कर दिया, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डी और डी, तो यहाँ पे भी एक डी आएगा जिससे नीचे वाला डी कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल डी एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। सो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। सो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, S2P माइनस S1P अगर n लैम्डा के इक्वल है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का, सो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। सो यहाँ से n और x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर फ्रिंज विड्थ के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रिंज विड्थ होती है जैसे कि अगर आपके पास स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। ठीक है, लेट्स से ये डार्क है, ये ब्राइट है, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, इस तरीके की फ्रिंजेस बन रही है। तो डार्क फ्रिंज से डार्क फ्रिंज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे। ठीक है, और नहीं तो व्हाइट फ्रिंज के सेंटर से व्हाइट फ्रिंज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो फ्रिंज विड्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x होगा, हम फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, xn माइनस xn माइनस 1 कर सकते हैं। सो फॉर xn क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड xn माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो फॉर फ्रिंज विड्थ xn minus xn minus 1 is equal to
n lambda capital D upon small d minus n minus 1 lambda capital D upon small d. So इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा n lambda capital D upon small d. So fringe width को हम बीटा से शो करते हैं, कितना हो जाएगा lambda capital D upon small d. तो ये आ जाएगी फ्रिंज विड्थ. तो पार्ट बी देखते हैं. पार्ट बी में कहा गया है अगर दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं इंटरफेरेंस यंग्स एक्सपेरिमेंट में और उनमें से किसी एक स्लिट को अगर हम कवर कर दें ग्लास से तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो 50% से कम हो जाती है. तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है. ठीक है. तो इसके लिए हमें इंटेंसिटी पता होनी चाहिए. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स एंड मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम. सो आई मैक्स जो होगी वो रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर होगा और मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी वो रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर होगा. ठीक है. ये मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसका रेशियो हमें बताना है. तो जो कहा गया है कि एक स्लिट जो है उसको ग्लास से कवर कर दिया है और इंटेंसिटी 50% से कम हो गई. तो लेट्स से जो पहली स्लिट है जिसको हमने कवर नहीं किया है उसकी इंटेंसिटी आई है और दूसरी स्लिट जिसको हमने कवर कर दिया है उसकी 50% से रिड्यूस हो गई है तो 0.5 आई हो जाएगी. ठीक है. 50/100 आई इज 0.5 आई. ठीक है. सो आई मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. आई मैक्स इज इक्वल टू रूट आई प्लस रूट 0.5 आई का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 2.9 आई. इसी तरीके से आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट आई माइनस रूट 0.5 आई का होल स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू आएगी 0.086 आई. ठीक है. अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो आई मैक्स अपॉन आई मिन is equal to 2.9 divided by 0.086 is equal to 33.8. So ये ratio आएगा 33.8. I hope you understood it well. Best of luck.